वन कि ये हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। टॉपिक कुछ नहीं होता, इसके अंदर एक कहानी है जो हर चीज के अंदर, हर टॉपिक कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस इंडिया के अंदर अराइवल हुए। देखिए इंडिया की जो, अगर हम देखें 18th सेंचुरी 16 17 सेंचुरी के अंदर इंडिया की जो जीडीपी है, ठीक है, दैट इज ए रिसर्च वर्क, इंडिया की जीडीपी है, उसका कंट्रीब्यूशन कोई बता सकता है कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली X परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी कितना होगा? एनीबॉडी इन द क्लास? सर 52% अराउंड। 52%? 52% जानते हो कितना होता है? कि वर्ल्ड अगर 100 रुपए का, 15%, हाँ 15 to 20%। एग्जैक्टली इट वाज 24%। कालीन 52% बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा वर्ल्ड तुम्हारा 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 52 इंडिया ही कमा रहा है। अरे सॉरी सर, मैंने पहले का सोच लिया था उस समय, बिल्कुल स्टार्टिंग का। 24% था ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स से पहले, मतलब 16 17 सेंचुरी के अंदर 24% वाज द कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। और अगर हम 1947 की बात करें तो 1947 में कितना होगा, कोई बता पाएगा? 1947 के अंदर एनीबॉडी इन द क्लास कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? कालिंद अप्रोक्सीमेटली सर 10-12%। 10-12%। 1% होगा सर। सॉरी, टीपू इज सेइंग 10%, राइट? 1-2% होगा सर, 0.2 10% नहीं होगा। 0.2? हाँ 10% नो, इट्स 2%। 0.2 ना सर, 2% of %2। GDP, of world's GDP. Yes. Are you getting me? तो यहाँ पर अगर आप देखिए इस टाइम पर, इस 16 17 सेंचुरी, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का कंट्रीब्यूशन कोई बता सकता है मेरे को? एनीबॉडी इन द क्लास? गैस, वाइल्ड गैस, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं पता होगा, वाइल्ड गैस। टीपू, वाइल्ड गैस? सर ब्रिटेन का इस टाइम पे 15-20% हो सकता है। ओनली 2%। एंड ब्रिटेन का बाद में पता है 1947 के आसपास था, एग्जैक्टली 24%। तो ये कहानी इसकी है कि इंडिया की जीडीपी जो थी 24% से कैसे 2% हो गई। ये कहानी इस तरह की कि इंग्लैंड की जीडीपी 2% से कैसे 24% हो गई, कैसे रिवर्स हो गया ये सब सिस्टम। ये कहानी इस चीज की है। ये कहानी इस चीज की है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रूलर्स आए, ठीक है, और बहुत अच्छे से रहने लग गए, ठीक है, इंडिया के अंदर रहे। पर ऐसा क्या हुआ कि बाहर के जो रूलर्स है, जैसे यूरोपियंस हुए, ठीक है, ये आकर इनको इतना अच्छा एक ग्राउंड मिल गया जिसके अंदर 24% जिसकी जीडीपी थी, इकोनॉमी थी जिसकी, उसके ऊपर कब्जा करने का इनको क्या हम पॉलिटिकली इतने वीक थे? क्या ये कंडीशंस थी जिसके अंदर ये रिवर्सल ऑफ इकोनॉमी हुई इंडिया की? ये सब चीजें हमको समझना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर। एनीवन? सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस के अराइवल के बारे में हम बात करते हैं। तो हमको देखिए तीन चीजें हमको इसके अंदर जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। व्हेन दे अराइव्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल कब वो लोग आए थे, ठीक है, कहां पर आए थे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और क्यों आए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कब आए थे, कहां आए थे, क्यों आए थे, क्यों इंडिया में क्यों आए भाई? आपको पता है सर इंडिया में, पता है क्यों आए? क्योंकि सिर्फ 24%, इतना मतलब हमको सोने की चिड़िया हम थे, ऐसा नहीं था कि हम सोने की चिड़िया नहीं थे, ठीक है, हम सोने की चिड़िया सच में थे, इसीलिए हमको सोने की चिड़िया बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर आने का मेन मकसद क्या होगा सर? मनी होगा, ठीक है। देयर आर मेनी रीजंस, ठीक है, वन ऑफ देयर रीजन इज मनी, ठीक है। तो व्हेन दे कम इन इंडिया, दैट इज फैक्चुअल, टू फैक्चुअल, आपको पता है, पता करना है कि भाई इतनी तारीख को आए थे ये, ठीक है। वेयर दे कम, ये भी सर फैक्चुअल है, ये पता चलेगा। व्हाई दे कम, दैट इज बेट कंसेप्चुअल, राइट। यहाँ पर तीन कंसेप्ट। तो हिस्टोरियंस जो हैं, ठीक है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, मैंने इसके अंदर मॉडर्न इंडिया के ऊपर बहुत रिसर्च वर्क करा हुआ है, तो मैंने बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस को भी पढ़ा है, राइट, इसके अंदर। तो मॉडर्न इंडिया के अंदर जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, उन्होंने वाई का रीजन पता है क्या दिया? उन्होंने वाई का रीजन दिया 3 G's, ठीक है, 3 G। G फॉर, फर्स्ट G इज द गोल्ड, सेकंड G इज द गॉड, एंड थर्ड G इज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन। ये 3 G's के कारण यूरोपियंस आए किसके अंदर? इंडिया के अंदर। अब किसी का क्या होगा, किसी का गोल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किसी का गॉड ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किसी का ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। पर मेजोरिटी जो लोग आएंगे, ठीक है, देखिए ये जो चीज होती है इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। बाद में ये सब जो गॉड बनते हैं वो इकोनॉमी के कारण बनते हैं। ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन कब होगा? जब इकोनॉमी होगा। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन, वी कैन से दैट वन, बट दिस इज आल्सो द रीजन, एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशन इज आल्सो द रीजन।
रिलेटिवली अगर हम बात करें, रिलेटिवली जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, ठीक है। रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स जब आए तो उनका मेन मकसद था गोल्ड, फर्स्ट। पुर्तगीज जब आए तो उनका मेन मकसद गोल्ड भी था, बट उससे ज्यादा एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स उनका था गॉड वाज देयर। इनके जब स्टार्टिंग से अगर हम बात करेंगे, शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से जो इनके रूलर थे, दे ऑलवेज फोकस ऑन द व्हाट, क्रिश्चियनिटी के ऊपर फोकस करा। और वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज इन इंडिया इज द क्रिश्चियनिटी ओनली। हाँ, वो गॉड लेकर आना चाहते थे ऐसी कंट्री के अंदर जिसके अंदर गॉड की कमी नहीं है, जिसके अंदर 36 करोड़ देवी देवता है। समझ रहे, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तुम्हारा गॉड यहाँ पे नहीं चलेगा। क्राइस्ट आएंगे तो क्राइस्ट विल फील दैट कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वन इज दिस गॉड, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे जो उनको नहीं करने चाहिए थे। इन्होंने हिंदू से लड़े, मुस्लिम से लड़े। मुस्लिम तो इनको भाते ही नहीं थे, अरब मुस्लिम से तो इनकी लड़ाई थी। अरब जो थे वो तो इनके कंपिटिटर थे। तो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस वन इज गॉड, ठीक है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द नेशन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। गोल्ड तो हम कहेंगे भाई ब्रिटिशर्स आर मोर प्रोफेशनल, ब्रिटिशर्स ज्यादा प्रोफेशनल थे as compared to Portuguese. That's why Portuguese, in spite of having good navy, ठीक है, they cannot compete with the Britishers. Last में इनको हारना ही पड़ेगा, ठीक है। ये स्टोरी इस चीज की है कि भाई जो लोग आ रहे हैं उनको किस काम के लिए आ रहे हैं, ठीक है, क्यों आना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्या इनका रीजन है, क्या नहीं है, ये सब चीजें इसके अंदर, ठीक है। ब्रिटिशर्स के बारे में, इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में उन्हें पॉलिटी में बहुत पढ़ा है, ठीक है। आपने देखा स्टार्टिंग के जो 5-6 क्लासेस है उसके अंदर हमने ब्रिटिशर्स के बारे में समझने की कोशिश करी। प्लीज टू रिवाइज दैट वन, आई विल रिवाइज इट अगेन, ठीक है, फॉर यू, बट यू हैव टू रिवाइज इट अगेन, ठीक है, बाय सीइंग द वीडियोस और बाय वाचिंग द पीपीटीज, फिर बाय रीडिंग द पीपीटीज, ठीक है। आपको एक बार उसको रिवाइज करना है बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने वहां पे जो मेहनत लगाई थी अपनी, ठीक है, उसका यूज अब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे कि अराइवल ऑफ, अगर हम देखिए यूरोपियंस देखें तो गोल्ड, गॉड और ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेशंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि भाई सर फैक्ट्रीज कौन ने किस तरह से कब बनाई, कहाँ बनाई, ये सब चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको कुछ कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करना है। अगर अभी हम ये समझे कि भाई देखो, पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि व्हाई, ठीक है। अब व्हेन और वेयर बहुत इजी है, ये रहा व्हेन और वेयर, एक लाइन के अंदर, एक स्लाइड के अंदर आपको बता देता है। पोर्टुगीज है, ठीक है, कहां पर है, 1498 के अंदर है सर। कौन आए थे सर, वास्को डी गामा, ठीक है, कैलिकट के अंदर आए थे। बाकी सब डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, ये सब स्टार्टिंग के अंदर, मैं बोल रहा हूँ फैक्ट्रीज जहां सेटअप करी वो अलग चीज है। स्टार्टिंग के अंदर कहां पर भिड़े, सबसे पहले सूरत में, सभी सूरत के अंदर है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, द पुर्तगीज, द डच, द इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच ऑल कम्स इन द, मतलब एक्सेप्ट पुर्तगीज, ये सब सूरत के अंदर है। कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो रहा होगा सर सूरत के अंदर कि इन सब की एंट्री इजीली हो गई, ठीक है। कलिकट के अंदर जब आना है 1498 के अंदर वास्को डी गामा आएगा, ठीक है, तो उसका जो नेचर था ये भी कुछ रहा होगा कि वो लोग कलिकट के अंदर ही है, समझ में आ रहा है। तो वास्को डी गामा एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान, ठीक है, जो आकर दोस्त बना लेगा वहां पर, और दोस्त बना लेगा तो वहां पर पहले से कोई जानने वाला है, तो क्या करेंगे, पोर्तुगीज उधर ही रहेंगे, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि भाई 1498 के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि वास्को डी गामा साहब आए, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे हम पूरा इसको हिस्टोरिकल वे के अंदर, स्टोरी वे के अंदर अपन समझ लेंगे।